हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का अध्ययन करने के क्रम में सबसे बड़ी बाधा तो यही आती है कि इसका आरंभ कब से माना जाए। अनेक समालोचक और हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से पुकारते हैं, लेकिन यह बड़ी विचित्र बात लगती है कि 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है। साहित्यिक कृतिकार के रूप में उनकी रचनाओं का प्रकाशन 1868 के बाद से आरंभ होता है। अतः 1850 ईस्वी से भारतेंदु युग का आरंभ मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। जन्म ग्रहण करते ही अपनी युग निर्माणकारी प्रतिभा से उन्होंने नवयुग का निर्माण कर दिया। इस बात में कहीं न कहीं इतिहास लेखन के क्षेत्र में मौजूद अवतारवादी धारणाओं की प्रतिध्वनि दिखाई देती है। जब से भारतेंदु की रचनाओं का प्रकाशन आरंभ होता है, तब से भारतेंदु युग का आरंभ मानने में कोई अनौचित्य नहीं है। अतः 1868 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग माना जा सकता है। इस दौर को भारतेंदु युग नाम क्यों दिया गया है? इस प्रश्न पर सभी इतिहासकारों की दलीलें प्राय एक जैसी हैं। वह यह कि भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादक और संगठनकर्ता थे। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। उनके आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना उचित है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि प्राचीन से नवीन के संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों की नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। अब प्रश्न खड़ा हो, वे भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत थे। अब प्रश्न यह है कि भारतेंदु को हिंदी भाषी जातीयता के नवोत्थान का अग्रदूत कहा जाए या भारतीय नवोत्थान का अग्रदूत कहा जाए। भारतेंदु ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि तब तक हिंदी भाषी जनसमूह पिछड़ा हुआ था और उसकी तुलना में बंगला भाषी जातीयता अथवा मराठी भाषी जातीयता का काफ़ी विकास हो चुका था। जातीय नवोत्थान की प्रेरणा भारतेंदु को बंगला आदि का साहित्य पढ़कर मिली थी। इसलिए भारतेंदु को इतने अतिरंजनापूर्ण ढंग से भारतीय नवोत्थान का अग्रदूत सिद्ध करने के बजाय अगर हम उन्हें हिंदी भाषी जनसमूह की जातीय चेतना के नवोत्थान का अग्रदूत कहें तो यह कहीं अधिक वैज्ञानिक दृष्टि होगी। भारतेंदु ने नाटक, निबंध, कविता आदि कई साहित्यिक विधाओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए और पत्रकारिता द्वारा साहित्य और समाज के संबंधों को नए ढंग से समझने समझाने का प्रयास किया। एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व कितना वैविध्यमय और बहुआयामी रहा है, इसकी पड़ताल हम अगले व्याख्यान में करेंगे। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि भारतेंदु के समय गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी। गद्य जहाँ खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, वहाँ पद्य की भाषा अधिकांशतः ब्रज ही थी। भारतेंदु के समय में अदालतों, सरकारी कार्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में उर्दू का आधिपत्य था। फलतः हिंदी भाषी जनसमूह के बीच संपर्क माध्यम के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने, उर्दू के स्थान पर नागरी लिपि में खड़ी बोली हिंदी को हिंदी भाषी जनता के नवजागरण का सांस्कृतिक माध्यम बनाने और सरकारी स्तर पर हिंदी को यथा योग्य स्थान दिलाने का जो संघर्ष भारतेंदु ने किया, उससे उनकी क्रांतिकारी भूमिका का पता चलता है। तत्कालीन हिंदी भाषी समाज को भाव, विचार और भाषा तीनों दृष्टियों से उन्होंने जिस दिशा की ओर अग्रसर किया, उसी दिशा में हिंदी भाषी जनता ने विकास की अनेक मंजिलें पार की। आज
के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम भारतेंदु के समय की कविता की जो विशेषताएं हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे।